तो देखिए आज जो हम करने वाले हैं डिस्कस वो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। आप लोगों ने मैप से ही देख लिया होगा कि ये कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम आज करने वाले हैं डिस्कस। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की पहचान ये है कि दुनिया का सबसे जो गरीब कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, अफ्रीका। इसके गरीब होने की दो वजह है। एक कारण ये है कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ऑयल मिला हमें, कॉपर मिला हमें, एल्यूमिनियम मिला, बहुत कुछ मिला वहां पे, इवन सिल्वर बहुत मिला। मगर आप देखेंगे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको कुछ ज्यादा चीजें नहीं दिखेंगे, राइट। रिसोर्सेज आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे, एक बात। दूसरी बात क्या है, अगर हम ये कहें कि इनकी जमीन के नीचे खास रिसोर्सेस नहीं है, खास रिसोर्सेस नहीं है, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। क्योंकि किसी के देश की जमीन के नीचे क्या है ये तो इन्वेस्टमेंट के बाद मालूम चलेगा, जब उसमें खुदाई करेंगे, एक्सकवेशंस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरी बात, इस देश के में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने एजुकेशन पर निवेश नहीं किया, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इवन स्विट्जरलैंड भी आप देखेंगे, स्विट्जरलैंड के जमीन के नीचे कोई मिनरल नहीं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी जमीन के नीचे कोई भी खनिज पदार्थ, ना गैस है, ना कोई तेल है, ना कोई लोहा है, कुछ भी नहीं है, ना कोयला है, कुछ भी नहीं। जमीन के नीचे सब खाली है उनके। पर इवन स्विट्जरलैंड के लोग हम गरीब नहीं समझते हैं, वहां के लोग रिच हैं, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। दुनिया की टॉप 4-5 कंट्रीज निकालनी हो जिनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ऊपर है, तो ले दे के आता है फिनलैंड, कोई डेनमार्क या स्वीडन या फिर स्विट्जरलैंड या फिर न्यूजीलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जिनके स्टैंडर्ड काफी ऊंचे हैं। बहरहाल तो ये जो अफ्रीका है इसकी स्थिति बहुत बद से बदतर है। आइए अब यहां से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के नॉर्थ में जो इसका नॉर्थ है वहां अपना क्या है, भूमध्य सागर है, विच मींस मेडिटेरियन सी, ठीक है जी। और फिलहाल आप ये लिख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर एवं यूरोप महाद्वीप है, मतलब मेडिटेरियन सी है ऊपर, और उसके ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप, समझा। तो ऐसे लिखिएगा, इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, ये देखिए ये जो ब्लू कलर में है वो अफ्रीका है। इसके ऊपर ये जो सागर है भाई, ये कौन सा है, क्या नाम है इसका, जो आपको खाली व्हाइट व्हाइट में नजर आ रहा है, तो मेडिटेरियन सी है, विच मींस भूमध्य सागर है। और इसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट है, लैंड, उसे बोलते हैं हम लोग यूरोप। इसके ऊपर यूरोप है, ठीक है जी। तो लिखिए इसके उत्तर में क्या है, यूरोप है। इसके उत्तर में यूरोप है या यूरोप है, इन द नॉर्थ इट इज यूरोप। अब दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण महासागर, माने इनके नीचे जो सागर है उसे बोलते हैं साउथ सी, ठीक है जी। इन द साउथ इट हैज साउथ ओशन, इट हैज साउथ ओशन। दक्षिण में दक्षिण सागर है, इन द साउथ इट हैज साउथ ओशन। सही है जी। और उसके बाद आगे डिस्कस करें तो पूर्व में हम बात करें, इन द ईस्ट अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है। इधर हम देखेंगे यहाँ अरेबियन सी और इस तरफ क्या है, इंडियन ओशन है। इन द ईस्ट इट हैज, in the east it has Arabian Sea and Indian Ocean. In the east it has Arabian Sea, it has Arabian Sea and Indian Ocean. तो अरब सागर और ये है। अब यहां पे सबसे खास बात क्या है, एक स्वेज स्ट्रेट है या स्वेज नहर कह सकते हैं। यह नहर जो है वो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। फटाफट से कौन सा स्ट्रेट, स्वेज, SUEZ अंग्रेजी में। स्वेज स्ट्रेट सेपरेट्स, स्वेज स्ट्रेट सेपरेट्स, स्वेज स्ट्रेट सेपरेट्स
Suez Strait separates Africa from Asia। ठीक है जी। और अगली बात, जो जिब्राल्टर है, GIBRALTER, जिब्राल्टर, GIBRALTER, जिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट दिस फ्रॉम यूरोप। जिब्राल्टर, ये यही तथ्य हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। जिब्राल्टर, GIBRALTER, जिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। तो इसके भीतर जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, वो आपने आई थिंक जो है वो उनको नोट कर लिया होगा। इसी पैराग्राफ में बहुत बड़े तथ्य हैं। अगर मैं कहूं कि कौन सी वो स्ट्रेट है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, तो क्या वो जिब्राल्टर है। कौन सी स्ट्रेट है, माने जलडमरू मध्य है, जो अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, तो कौन है वो, सुएज। और सुएज कैनल भी यहीं पे है, सुएज कैनल, जिसके जरिए अफ्रीकन कंट्री जो है वो एशिया के साथ व्यापार कर पाती है। उसी नहर के जरिए बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स आगे ट्रेवल करती है। चलिए, और जानते हैं इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, वो अफ्रीका के बीचों बीच में से निकलती है। ठीक है जी। जो भूमध्य रेखा है, विच मीन्स क्या है जी, इक्वेटर है। इक्वेटर मीन जानते हैं ना, 0 डिग्री लाइन। तो ये बिल्कुल इसके बीचों बीच में से करती है भाई, पास करती है। जिस कारण से आप जानते हैं कि अगर 0 डिग्री लाइन माने इक्वेटर की लाइन, भूमध्य रेखा, अगर किसी कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में से पास कर रही है, इसका मतलब ये पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट काफी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। और जिस कारण से एक्सट्रीम हीटिंग से यहां के लोगों की चमड़ी कैसी हो जाएगी जी, काली हो जाएगी। एक्सट्रीम हीट से, बहुत अत्यधिक हीट से यहां के लोगों की चमड़ी क्या मिलेगी आपको, काली मिलेगी। ऑलराइट। तो जिस कारण से अफ्रीकन के साथ क्या हुई है, हाँ जी, डिस्क्रिमिनेशन एक लंबे समय तक। क्योंकि यूरोप में डेवलपमेंट, इन्वेंशन, साइंस सबसे पहले आई। और ये जब बाकी देशों में इन्होंने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने पाया कि बहुत सा लैंडमास है, नाम है उसका अफ्रीका, जैसे आज का नाम अफ्रीका है। यहां के लोग जो हैं वो अभी भी एनिमल जैसा जीवन जी रहे हैं। अच्छा, इंसान में और एनिमल में क्या डिफरेंस है? इंसान में और एनिमल में क्या डिफरेंस है? तो बायोलॉजिकली कोई खास डिफरेंस नहीं है। बायोलॉजिकली कोई खास डिफरेंस नहीं है एनिमल्स में और इंसान में। मगर एनिमल्स को और इंसान को, माने ह्यूमन को, जो चीज अलग करती है वो क्या है, उसका, हाँ मतलब उसका लिविंग, वो कैसे जी रहा है। राइट, सिविलाइज्ड है, सिविलाइजेशन है। तो अफ्रीका में सिविलाइजेशन तो बहुत लेट आई अफ्रीका में। तो यहाँ के लोग इवन आज भी देखेंगे आप कई वीडियोस में मंकीज को खा रहे हैं, उबाल के खा रहे हैं, देखा आपने कई अफ्रीकन वीडियोस में। और दुनिया में सबसे ज्यादा वायरस कहाँ से निकलते हैं? अफ्रीका से। अगर मैं कहूं कि 99% जो वायरस हैं जिससे पूरी दुनिया में तबाही मचती है, वो निकलती कहां से? अफ्रीका से। रीजन क्या है कि अभी भी अफ्रीका के लोग सभ्य नहीं है, ज्यादातर लोग सभ्य नहीं है। यहाँ के लोग अभी भी क्या है, ट्राइबल है, और बहुत ही अलग लेवल के ट्राइबल हैं, एक्सट्रीमली हाई लेवल के ट्राइबल हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, ये अभी भी जंगल से जो पशु हैं या पक्षी हैं उनको मारते हैं और खाते हैं। इवन जो पेड़ों में जो बैट होते हैं, बैट्स, चमगादड़, ज्यादातर उन्हें खाते हैं। और आप जानते हैं चमगादड़ इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ वायरस, जिस कारण से अफ्रीका से ही ज्यादातर वायरस निकले हैं। तो इतिहास में हम देखें तो जो यूरोप है, उन्होंने देखा कि यार यहाँ के लोग तो एनिमल जैसा जीते हैं। तो इन्होंने कहा कि शायद प्रकृति ने इनको एनिमल जैसा ही बनाया होगा, और स्किन भी उनकी थोड़ी सी क्या थी, काली थी, और थोड़े से वैसे वैसे, और फिजिकली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैंने जो ये अफ्रीकन है, आप देखेंगे जो इनका फिजिकल, मतलब एनिमल पावर जिसको हम कहते हैं ना, कि ज्यादा काम करना, लेबर करना, इनमें वो ज्यादा बात होती है। दैट इज वाई आप देखेंगे कि जहां दमखम चाहिए, ओलंपिक्स में, एथलेटिक्स में,
आपको ज्यादातर अफ्रीका के या आपको साउथ अमेरिका के लोग जो हैं वो, या कैरिबियन सागर के लोग आपको ज्यादातर नजर आएंगे। ठीक है जी, डन है। आई थिंक समझे, अपन समझे इस चीज को। आई होप आप बात जो है अंडरस्टैंड कर गए हैं। वेट अ मिनट नाउ। जस्ट अ मिनट। चलिए, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है। अब अफ्रीका का जो उत्तरी बिंदु है, मैंने सबसे ऊपर जो है उसको बोलते हैं जाल्ता ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया आपने देश का नाम सुना होगा, तो ट्यूनिशिया के अंदर ही ट्यूनिशिया, तो ऐसा है कि जो ट्यूनिशिया है ये एक देश है, और जाल्ता ट्यूनिशिया वो पॉइंट है जो अफ्रीका का सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। राइट, क्या नाम उसका? जाल्ता ट्यूनिशिया। और अफ्रीका का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम है सेंटा एंटाओ केप वर्दा। सेंटा एन सेंटा एंटाओ केप वर्दा। सेंटा एंटाओ केप वर्दा, ये सबसे क्या है भाई? तो सबसे पश्चिमी बिंदु है। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में रास जाफुन या जाफुन, रास रास जाफुन जो है वो सबसे इसका क्या है? ईस्टर्न पॉइंट है यहां पे। रास जाफुन, रास जाफुन इसका सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। आज की क्लास में डिस्कस की हुई चीजें ही ज्यादातर एग्जाम में आएंगी। कल जो डिस्कस करेंगे वो भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और मंडे को हम इसके अफ्रीका के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेंगे और खत्म। अफ्रीका हटाएं जिसको। नोट हुआ? चलिए, नोट हो गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीजें तो अफ्रीका का सबसे निचला पॉइंट है केप अगुल्हास। केप अगुल्हास, केप अगुल्हास, अगुल्हास। तो ये इसका सबसे साउदर्न पॉइंट है, सबसे सदर्न पॉइंट है केप। और वैसे भी केप आप जानते हैं चोटी, पीक। तो डाउनवर्ड पीक हम डिस्कस करें तो यहां आती है। आप जानते हैं अफ्रीका से, सॉरी, यूरोप से जब वास्को डिगामा आया था इंडिया की खोज में, तो यहां से वो इधर को मूव किया था। इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। सुना आपने जी?
तो केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप ये जगह है यहाँ पे। तो कईयों को लगता है कि जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो केप ऑफ गुड होप है। नहीं, इवन दो केप ऑफ गुड होप सबसे दक्षिणी बिंदु में से एक है, मगर सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो केप अगुलहास, ये सबसे दक्षिणी में है। और जब वास्को डिगामा आया था अपने अपने जहाज पर, तो ये यहां रुका था जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, और इसने यहां से फिर लेफ्ट को टर्न लिया था, राइट, और ठिकाने पे पहुंच गया था उसके बाद। फिर एक्चुअली इसका नाम केप ऑफ गुड होप नहीं था, इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म था। माने ऐसा बिंदु जो जहां तूफान चलते हैं बहुत। एक्चुअली यूरोप से बहुत सारे लोग अफ्रीका को क्रॉस करके समुद्री रास्ते एशिया पहुंचना चाहते थे, पर जितने भी लोगों का जहाज यहां पहुंचा तो भयंकर तूफान में वो लोग मर गए यहाँ पे, जिस कारण से जितने भी लोग इस तरफ को गए उन्होंने इसका नाम डाल दिया कि ये तो केप ऑफ क्या है, स्टॉर्म है। एक फिल्म है जिसका नाम है द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी आपने फिल्म? नहीं देखी है? किसने देखी है द पायरेट्स ऑफ कैरिबियन? नहीं देखी है? कैप्टन जैक स्पैरो, ये नहीं देखा? फिर क्या देखा आपने? तो कैप्टन जैक स्पैरो लुटेरा होता है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में। अब लुटेरे जो होते हैं वो समुद्री जहाज को लूटते हैं, और लुटेरे जो है कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो जब कैप्टन जैक स्पैरो को, विच मीन्स वो लुटेरा जो है, उसको जब कुछ लोग बोलते हैं कि यहां मत जाना, जो भी यहां गया है यहां से वापस नहीं आया, तो कैप्टन जैक स्पैरो कहता है फिर कहानी कौन बताता तुमको? जब जो वहां गया वहां से वापस आया नहीं है, तो ये कहानी बताई किसने कि जो यहां जाएगा वापस नहीं आता है? बोलने का क्या है कि द थिंग इज दैट जो यहां गया वहां से वापस नहीं आया, ये खबर कौन लेकर आते हैं? ये वही लोग हैं जो यहां गए और वापस आए। मेरे बोलने का तो समझेगा। अब कई लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं जी, हाँ अपने घर वालों को बोल के गए थे कि वहां जा रहे हैं तो वापस नहीं आए वहां से। अरे भाई, घर वालों को बोलकर कहीं भी गए हैं, वो क्या पता कहां जैसे गए हैं वो, पर हु कैन कंफर्म कि एग्जैक्टली इस बिंदु पे गए हैं, राइट? तो इन शॉर्ट आप ये समझेगा कि जिन्होंने कहा कि ये केप ऑफ क्या है, स्टॉर्म है, यहां तूफान चलते हैं, ये होता है जहाज डूब जाते हैं, तो ये इस बात को लेकर डराया गया किसको? वास्को डिगामा को, यार यहां जाओगे तो डूब जाओगे। बट उसने क्या लिया? रिस्क लिया, क्योंकि इस रास्ते इंडिया पहुंचने का या एशिया में पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं था, उसको इसी ही रास्ते जाना था। जब यहां पहुंचा तो खबरें थी कि यहाँ सब लोग जो है, तो जैसे वो यहां से क्रॉस किया, देन ही रियलाइज दैट अच्छा इससे यहाँ तो मतलब एशिया है और इंडिया है, तो वो सक्सीड हुआ। दैट इज वाई सक्सेस जब तक नहीं मिलती तब तक उस चीज के बारे में बहुत सारी अजीब कहानियां बनाई होती कि ये ही नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है, फलना है फलना है। चलिए, अब अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या है जी? कॉन्टिनेंट है ना? अफ्रीका इज सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका इज सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। तो एशिया के बाद जो हमारा ये एशिया है, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो अफ्रीका है। तो आप देखेंगे ये आपका अफ्रीका है, यहाँ ये एशिया है, और इधर क्या है जी? यूरोप। ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये आपका एशिया, और उधर आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। सही जी? डन है? कुछ चीजें ये चीज मत लिखिएगा कि ये फलना उत्तर में, ये डायरेक्शन और ये जो लोकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलेगा यहां तक? चलिए, होप आपने इसे नोट कर लिया है, होप आपने इसे नोट कर लिया। तो हाँ, अब ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सेरेनगेटी और क्रूजर यहाँ के फेमस नेशनल क्या हैं? पार्क हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप इसे लिखेंगे SEREN, सेरेनगेटी, गेटी,
और दूसरा क्रूजर, CROO। जो क्रूजर है, नेशनल पार्क यहां है, यहां पे जलप्रपात मैंने बारिश भी होती है और यहां घने जंगल भी हैं, तो ऐसा नहीं कि यहां बारिश नहीं होती। आप शायद इस बात से वाकिफ हैं कि जहां जितनी ज्यादा गर्मी वहां उतनी ज्यादा बारिश भी होती है। तो अफ्रीका में काफी बारिश होती है और जिस कारण से काफी घने जंगल कहाँ हैं? अफ्रीका के अंदर। ठीक है जी। अगली बात, आप जानते हैं कि एक यहाँ पे मरुस्थल है जिसे हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट। ठीक है जी। अफ्रीका में बहुत डाइवर्सिटी है। जहां अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा क्या है जी? रेगिस्तान है, इसका नाम सहारा है। और यहां पे किलीमंजारो, किलीमंजारो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किलीमंजारो जो पर्वत है वो कहते हैं कि कहां है? तो अफ्रीका के अंदर है किलीमंजारो। ठीक है जी। ज्वालामुखी भी हैं जो सेमी एक्टिव हैं, बट फिलहाल आपने 2 नेशनल पार्क, एक सहारा डेजर्ट और किलीमंजारो जो है वो नेशनल, सॉरी जो माउंटेन है वो आपने भूलने नहीं है, किलीमंजारो। आज की क्लास आपकी अफ्रीका की फाउंडेशन बिल्डअप करेगी। अफ्रीका के बारे में 10 फैक्ट्स आपके पास एटलीस्ट होंगे आज के बाद। अब आप देखेंगे यहां जो फेमस कंट्रीज देखेंगे आप, युगांडा है, तंजानिया है, केनिया है। अब इनकी बॉर्डर पर एक लेक है, नाम उसका विक्टोरिया लेक है। अफ्रीका की जो है क्या है, सबसे बड़ी लेक है विक्टोरिया लेक। और संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे बड़ी, आप वन ऑफ दैट कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी में तो दूसरे नंबर पे आएगी। क्या कोई बात की जानकारी है कि दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? हाँ जी, लेक सुपीरियर। ठीक है जी। देखिए भाई, अंडरस्टैंड कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो विक्टोरिया लेक है वो मीठे पानी की झील है और ये किन देशों की सीमा को टच करती है? तो क्या आपको ये 3 देश याद रहेंगे अफ्रीका के? युगांडा, तंजानिया, युगांडा, तंजानिया, युगांडा, तंजानिया और केनिया। युगांडा, तंजानिया और केनिया, ये जो है वो क्या है? वो देश है जिनके साथ विक्टोरिया लेक बनाती है बाउंड्री। विक्टोरिया लेक इन 3 देशों में पड़ती है, बहुत बड़ी लेक है और ये मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील है। कोई दिक्कत है यहां तक? हो गए जी यहां तक? चलिए, G20 में आप जानते हैं अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट क्या है जी? मेंबर है। मालूम है आपको? कल शायद हमने G20 को पढ़ा किसी क्लास में और हमने वहां कहा कि G20 ग्रुप्स में 19 तो देश हैं, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ये भी उसका मेंबर है। सवाल ये है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें कितने देश आते हैं? तो उत्तर है 55 देश। आप जानते हैं कि G20 सम्मेलन या समिट भारत में कब हुआ? हाँ जी, याद है सबको? तो 2023 में, कल ही पढ़ा हमने कि 2023 में G20 का जो समिट है, जो सम्मेलन है, वो कहां हुआ? भारत। ठीक है जी। अब जब इंडिया में वो सम्मेलन हुआ तो अफ्रीका के बहुत सारे देश यहां आए, 55 देश, क्योंकि G20 ग्रुप का मेंबर अब EU के मेंबर, AU के मेंबर हैं, अफ्रीकन यूनियन। तो जिस तरह से यूरोपियन यूनियन बना, यूरोपियन यूनियन जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, उसी तर्ज पर बना अफ्रीकन यूनियन। कैसे हम मिलकर इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं? तो मोदी जो है एक अफ्रीकन किसी प्रेसिडेंट को गले लगा रहे हैं, टकला देखा आपने, इसको गले लगा रहे हैं मोदी।
तो बोलने का अर्थ है कि जो अफ्रीकन लोग हैं आप देखेंगे बहुत खास डेवलप्ड नहीं है, मगर ये जरूर है कि इनकी प्रेजेंस अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड में नजर आ रही है, क्योंकि अदरवाइज G20 जैसा ग्रुप अफ्रीकन नेशंस को इन्वॉल्व नहीं करता। हो सकता है कि अब इन देशों के अंदर कुछ मिनरल्स, कुछ खनिज मिल जाएं जिनसे ये ट्रेड और व्यापार करके कुछ अच्छा कर जाएं। 2023 में यहाँ होती है, 55 मेंबर कंट्रीज यहाँ आती हैं। तो चलिए ये बात तो हमने डिस्कस कर ली है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम कल विस्तार से डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं इसी स्लाइड को आपके सामने बताऊंगा। हिस्ट्री क्या है अफ्रीकन यूनियन की, आप हेडिंग डाल दीजिए अफ्रीकन यूनियन का इतिहास क्या है। तो मई 1963 में 32 देशों के मुखिया, अफ्रीकन स्टेट्स के मुखिया आपस में मिलते हैं अली एडिस अबाबा नामक जगह जो कहां पड़ती इथोपिया में। तो वहां एक एग्रीमेंट साइन होता है कि हम लोग जो है वो क्या बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे, एक यूनियन। तो बिगिनिंग 32 देशों से हुई है। तो अफ्रीकन यूनियन के फाउंडिंग मेंबर कितने हैं? 32 हैं। आज कितने हैं? 55। स्टार्टिंग में कितने थे जी? 32। तो ये 1963 में बनाई गई थी। किस शहर के अंदर? आदिस अबाबा नामक शहर इथोपिया का। तो इसके आगे वाले डिस्कशन हम कल करेंगे। 2 और क्लासेस चाहिए, उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज इस पे करके इसे निपटा देंगे। सो इफ यू रिमेंबर, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन करना स्टार्ट की थी किस बारे में? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। और अफ्रीका के बारे में हमने कहा था कि जो अफ्रीका है वो एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज्यादातर आपको पुअर कंट्रीज मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि विक्टोरिया लेक कहाँ है? अफ्रीका की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सहारा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में है, मगर सब जानते हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं बनता। दूसरी बात, किलिमंजारो जो या मंजारो जो माउंटेन्स हैं कहाँ है? अफ्रीका में। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। और स्पेशली विक्टोरिया लेक किन किन देशों में है? युगांडा, तंजानिया और केनिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट? फिर हमने ये डिस्कस किया कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन बनी यूरोप के डेवलपमेंट के लिए, तो वैसे ही अफ्रीकन यूनियन बनती है। और अब अफ्रीकन यूनियन G20 का भी क्या है? पार्ट है। G20 के अंदर AU मींस अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर है। और अफ्रीकन यूनियन में कितने देश आते हैं? 55, राइट? और 2023 की G20 समिट या सम्मेलन वो कहाँ हुआ? वो भारत में हुआ। तो जो आप देख सकते हैं कि जो ये गंजा आदमी जो भी है, तो ये जो है किसी देश का क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। और जिस तरह से गले लग रहा है मोदी के साथ, ऐसा लगता है कि कोई घनिष्ठ संबंध हो, राइट? जेस्चर्स एंड पोस्चर्स डिफाइन मैनी थिंग्स। ऐसा क्यों है कि अफ्रीकन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव जो भी भाई हैं, ये जब इंडिया आए तो इनको बोलते ना कि फीलिंग एट होम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अफ्रीका एक समय पे कॉलोनी या उपनिवेश रहा फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का, स्पेन वालों का। और सारों की चमड़ी क्या थी? व्हाइट थी। वो जो स्पेन के थे, यूरोप थे ना, सारे यूरोपियंस थे। तो उन्होंने इन काले शक्ल के लोगों के साथ क्या किया था जी? भेदभाव, स्लेवरी वहां रैम्पेंट थी, इनको एज अ लेबर इस्तेमाल किया। और इवन जो यूरोप की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, यूरोप का औद्योगिक क्रांति, वो औद्योगिक क्रांति इन्हीं के सर हुई। मैंने जो ये अफ्रीकन लोग थे इनको लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल खेतों से उठाया या लेबर के तौर पे, और ऐसे से हुआ। आप जानते हैं इंडिया से एक आदमी गया था साउथ अफ्रीका इसी काम से। हाँ, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गए थे साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए। किसी व्यापारी का, इंडियन अब्दुल्ला एंड कंपनी
था उसका नाम। तो उसका केस लड़ने कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी की पढ़ाई लंदन से हुई है, उन्होंने लॉ किया, वहां वकील थे वो। साउथ अफ्रीका गए थे किसी केस के सिलसिले में, और महात्मा गांधी की भी शक्ल लगभग, मतलब हम हिंदुस्तानियों की शक्ल ज्यादातर क्या होती है जी? थोड़ी सांवली या काली होती है, और गुजरात और यहाँ के लोगों की थोड़े सांवले ज्यादा होते हैं। तो उनके साथ भी क्या हुई वहां पे? डिस्क्रिमिनेशन, इवन दो ही वाज ए बैरिस्टर, इसके बावजूद उनके साथ क्या हुआ? भेदभाव हुआ। इवन महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से फेंकवा दिया गया था, चलती ट्रेन से फेंकवा दिया गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास डब्बे में काले रंग के लोगों को बैठने की परमिशन नहीं थी, इवन दो दे कैन पे मनी। फर्स्ट क्लास डब्बा होता है जिसमें प्रीमियम फैसिलिटीज होती हैं, और आप पे कर सकते हैं तो आप बैठ सकते हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उस दौर में जो प्रीमियम डब्बे थे रेलवेज के, प्रीमियम फैसिलिटी वाले, वो वर्जित थे किनके लिए? ब्लैक कलर के। इसको बोलते हैं रेसिज्म अपार्थाइड, माने रंग के आधार पर भेदभाव करना। और महात्मा गांधी ने वहां पे इस रंग भेद के खिलाफ फाइट किया और इंसाफ दिलाया किनको? काले रंग के लोगों को। और आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के पहले काले क्या थे, प्रेसिडेंट, वो महात्मा गांधी के आदर्शों पर चले और 21 साल कहाँ रहे थे? जेल के अंदर। जेल से बाहर आए सीधे प्रेसिडेंट, राइट? तो बोलने का अर्थ है कि स्ट्रगल जो वहां के लोगों ने किया रंग भेद के खिलाफ, वो महात्मा गांधी की एक तरह से क्या है? देन है। तो महात्मा गांधी इंडिया में फेमस हुए, उससे पहले वो कहाँ फेमस हुए थे? साउथ अफ्रीका में। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन, या सॉरी अफ्रीकन जो लोग हैं, दे ओ समथिंग टू अस, उनका कुछ हमसे कुछ है ऐसा संबंध? यस। तो इसलिए जिस तरीके से भाई गले मिल रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि कोई अपना दूसरा देश का कोई अपना बिछड़ा भाई हो या कुछ भी ऐसे इस तरह से। जब भी अफ्रीकन लोग भारत आते हैं तो इस सरजमी को प्रणाम करते हैं अपने अंदाज में, क्योंकि यहां से उठे एक आदमी ने उनको जस्टिस दिला। और आज भी साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के अंदर रिजर्वेशन है, आरक्षण है रंग के आधार पर। हमारी क्रिकेट टीम में, फुटबॉल टीम में कोई रिजर्वेशन नहीं है। साउथ अफ्रीका में रिजर्वेशन है कि 3 खिलाड़ी मिनिमम क्या होने चाहिए? काले रंग के, साउथ अफ्रीका की टीम। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर क्या है? गोरे रंग के लोग हैं, पर काले रंग के लोगों से वहां क्या हुआ था? भेदभाव हुआ था। तो रिजर्वेशन, आरक्षण है वहां पे। चलिए, हैविंग सेड दैट, कुछ पिक्चर क्लियर हुई आपको कि साउथ अफ्रीका क्या है? डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि दुनिया के ज्यादातर वायरसेस कहां से निकल कर आए हैं जी? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से। क्योंकि जो अफ्रीकन है उनका आज भी लिविंग कैसा है? प्रिमिटिव है, बहुत प्राचीन तरीके से। प्राचीन माने जब इंसान नहीं भाला वाला फेंक कर जानवरों को मारता था और उसे खाता था, तो ये भी जो है थोड़े से प्रिमिटिव नेचर के हैं ज्यादातर कॉन्टिनेंट में लोग। जैसे मैंने कल भी कहा था कि जो चमगादड़ है उनको उनको खाना उनका मेन शौक है। इवन मंकीज तक को खा जाते हैं। पालना, खेती करना, ये चीज सीखी नहीं इन लोगों ने, सबने नहीं, पर कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं इसके अंदर। तो आप जानते हैं कि 99% वायरस कहाँ होते हैं? जंगल के अंदर। और जंगल से निकलते हैं वायरस। जंगल में जानवर रहता है, जंगली जानवर, वायरस उसमें आता है, और उसके बाद अगर हम उनको खाते हैं तो वायरस हम में भी आ जाएगा। तो जंगल में रहने वाले जानवर को कम से कम क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। जो लोग जानवर पालते हैं, भेड़ बकरी घर में, वो साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, तो वो उनमें वायरस कम होंगे, जंगल में रहने वालों में ज्यादा। तो इसलिए अफ्रीका से ज्यादातर वायरसेस वर्ल्ड में आते हैं। चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया कि अफ्रीकन यूनियन जो 55 देशों का ग्रुप है, इसकी स्थापना कब होती है? 1963 के अंदर। 1963 में 32 देशों के हेड्स आते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए यार, अफ्रीका कैसे डेवलप हो, मिलके कुछ करते हैं। अब जानते हैं जब भी हम कमजोर होते हैं हम इकट्ठे होना चाहते हैं, है कि नहीं है? तो दैट इज वाई ये जो देश है इनकी स्थिति बहुत क्या है, उसमें तो बहुत खराब थी। तो इनका इकट्ठे होने में इनकी क्या थी? भलाई थी। मगर बगल में चाइना, इंडिया इकट्ठे होना नहीं चाहेंगे। क्यों? अरे भाई, कंपटीशन है। जिन देशों की स्थिति अच्छी होती है उनमें क्या होता है? क्या होता है? कंपटीशन होता है। ट्रू और नॉट? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। अफ्रीकन यूनियन
को ऑफिशियली एज अ यूनियन लॉन्च किया गया था डरबन 2002 के अंदर, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले बन गई थी। तो ठीक है जी, तो ऑफिशियल लॉन्च ऑफ अफ्रीकन यूनियन, मैं चाहता हूं कि अंग्रेजी में ही आप हेडिंग डालें, क्योंकि इतनी अंग्रेजी शायद सभी जानते हैं। द लॉन्च ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, तो हिंदी वाले लिखेंगे आपकी ऑफिशियल, समझते हैं ऑफिशियल क्या होता है? देखिए, एक होता है कि आपने कोई संगठन बना लिया, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक संगठन बना दूं कि शिवाना फाउंडेशन, और उसका हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना करें, पर चूंकि उसके नाम पे हम काम कर रहे हैं, वो अलग चीज है। ऑफिशियली उसे अनाउंस करना और फिर उसके लिए इनिशिएटिव्स लेना, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को इन्वॉल्व करना, वो अलग चीज हो जाती है। तो इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग कब होती है? 2002 के अंदर ऑफिशियल लॉन्चिंग 2002 डरबन में हुई थी, साउथ अफ्रीका में। ठीक है जी, चलिए इतना आप इसमें लिखिए, बाकी और चीजें इसमें जो लिखवानी है वो आपको बता दूंगा मैं। यहाँ पे 55 देशों का समूह है, कुछ और खास इसमें नहीं है। और टेरिटरी सेंट हेलेना, वेस्टर्न सहारा, मायोटे, हम इनके बारे में लिखना चाहें फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए मोरक्को की बात करेंगे जी, फटाफट से, समय नहीं है। आज हमने जितना हो सके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को शॉर्ट में डिस्कस करना, और मंडे को हमारी PYQ चलेंगी, मंडे एंड ट्यूसडे। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट खत्म, अगले वीक में यूरोप कॉन्टिनेंट और दैट इज ऑस्ट्रेलिया विल बी फिनिश्ड, और फिर हम बैक टू स्क्वायर वन, अपने जो मेन इंडियन ज्योग्राफी है उस पे उसकी वापसी करेंगे। चलिए, मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मोरक्को की कैपिटल क्या है भाई? रबात। रबात कह सकते हैं इसे आप, रबात वहां की राजधानी है मोरक्को की। ठीक है जी, डन है। ठीक है जी, तो हो गया याद इतना सा? डन है, ठीक है। चलिए, मोरक्को की राजधानी रबात है, इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। अगला देश है अल्जीरिया। मैंने वही चीजें पिकअप की हैं जो आपके एग्जाम में आई हैं, या वो देश जिनकी राजधानी हमको पता होनी चाहिए। तो अफ्रीका के अंदर अगला देश अल्जीरिया, राजधानी इसकी एल्गिरिस, एल्गिरिस या एल्गीर भी कह सकते हैं। तो एल्गीर इसकी राजधानी है अल्जीरिया की। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट देश हैं अफ्रीका के। जिन देशों में थोड़ा पोटेंशियल है कुछ करने का, वो देश है जिनकी कैपिटल्स हमको पता होनी चाहिए। होप आपने लिख लिया इसको। ठीक है जी, तो ट्यूनीशिया एक अगला देश है, ट्यूनीशिया। इसकी राजधानी जो है वो ट्यूनिश, राजधानी इसकी ट्यूनीशिया। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये इंपॉर्टेंट देश रहे हैं, तो इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ट्यूनीशिया, ठीक है जी, ऑलराइट। मेडिटेरियन सी, राजधानी कायरो, इजिप्ट। तो अगला डाल दीजिए इजिप्ट। एक सेकंड, इजिप्ट का रोड मैप ये होगा, इजराइल है, जॉर्डन है, कायरो है, और अपना ये मेडिटेरियन सी आ गया। एक सेकंड वेट करिए। जो अननेसेसरी होंगे हम उनको जो है वो छांटने की भरपूर कोशिश करेंगे। इरिट्रिया क्या आ सकता है? यमन बन सकता है। चलिए डाल दीजिए इरिट्रिया, अगला देश इरिट्रिया। सारा कुछ नहीं लिखेंगे इसके अंदर, हमें निपटाना आज किसी भी हाल में। अस्मारा यहाँ की राजधानी इरिट्रिया की, इरिट्रिया की राजधानी जो है अस्मारा है। अस्मारा यहाँ की राजधानी है इरिट्रिया की। कुछ इंपॉर्टेंट देश, उनकी कैपिटल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। दाहलक इनका आर्किपेलागो है, वो कभी कंट्रोवर्शियल रहा नहीं, तो हमें क्यों डिस्कस करना है। नेक्स्ट सुडान, साउथ सुडान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी राजधानी जूबा है, साउथ सुडान की। ठीक है जी, तो साउथ सुडान की जो राजधानी है वो क्या है जी? जूबा है। जो नील रिवर है वो इसी के थ्रू आकर बहती है। हम उसके बारे में विस्तार से करेंगे डिस्कस जब नील नदी को, रिवर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ की इंपॉर्टेंट नदी क्या है? रिवर है।
ठीक है जी। तो अब साउथ और जो अपना नॉर्थ एंड साउथ सूडान है, इनके बारे में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, वॉर चले थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। डिप्रेशन दनाकिल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। तो अब मैं चाहूंगा कि आप हेडिंग डाल दीजिए अफार क्षेत्र। अफार क्षेत्र कुछ हद तक न्यूज में है। तो देखिए, जो इथोपिया है, उसकी राजधानी एडिस अबाबा। नाउ पॉइंट इज कि जो अफार क्षेत्र है ये खबरों में क्यों है, अफार रीजन न्यूज में क्यों है। पहली बात तो ये अफार क्षेत्र कहाँ है इथोपिया के अंदर, जो आपको समझना है। दूसरी बात, दनाकिल जो डिप्रेशन है वो यहां पाया जाता है। अच्छा, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, डिप्रेशन एक जोग्राफिकल टर्म है। डिप्रेशन कैसी टर्म है? जोग्राफिकल। हाँ, इकोनॉमिक्स में डिप्रेशन मतलब जब रिसेशन बने, मंदी बहुत देर तक रहे, उसे डिप्रेशन कहते हैं। तो ज्योग्राफी में डिप्रेशन बने एक एक ऐसा पॉइंट जहां पे लो प्रेशर एरिया बनता रहता है, और लो प्रेशर एरिया होने के कारण वहां पे साइक्लोन या बारिश ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये एक डिप्रेशन का नाम है। यहाँ खतरनाक एक डिप्रेशन है। तो यहाँ बहुत तगड़े तूफान और नुकसान बने, जिस कारण से लोग इस एरिया में सेटल नहीं हो पाते हैं। चलिए, तो मैं आपको लिखवाता हूं कि लिखिएगा ये क्षेत्र अफार क्षेत्र, अफार। अफार क्षेत्र इथोपिया के अंदर है। इथोपिया के अंदर है। अफार क्षेत्र इथोपिया के अंदर है। ठीक है जी। अगली बात लिखेंगे, दिस इज नोन फॉर दनाकिल डिप्रेशन। यह दनाकिल डिप्रेशन के लिए जाना जाता है। दिस इज नोन फॉर दनाकिल, ये जो रेड कलर में लिखा गया है, दनाकिल डिप्रेशन। दिस इज नोन फॉर, ये दनाकिल डिप्रेशन के लिए जाना जाता है, दनाकिल डिप्रेशन। और जिस कारण से यहाँ मौसम की गतिविधियां बहुत होती हैं, बिकॉज ऑफ विच द meteorological activities very surprisingly take place. Meteorological activities very surprisingly take place. तो मौसम की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर बहुत सरप्राइजिंगली तरीके से टेक प्लेस होती हैं। तो दैट इज वाई इस क्षेत्र में लोग सेटल जो हैं वो हो नहीं पाते हैं। अफार जो लोग हैं उनको बहुत नुकसान होता है, वो सेटल नहीं हो पाते हैं। चलिए आगे हम केनिया पोर्ट मोम्बासा, नैरोबी। चलिए, केनिया भी जरूरी है, तो डाल दो केनिया। इथोपिया के बगल में देश कौन सा है? केनिया। और केनिया की राजधानी क्या है? नैरोबी। कुछ इंटरनेशनल समिट्स हुई हैं इंपॉर्टेंट, जो टेक प्लेस हुई नैरोबी के अंदर। तो केनिया अफ्रीका के अंदर वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन है, तो उसकी राजधानी क्या है? नैरोबी। नैरोबी। अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखी हुई है, हिंदी वाले न के ऊपर मात्र न, रोबी इसकी क्या है? राजधानी है केनिया की। ठीक है जी। बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट ही डिस्कस किया जाएगा, अननेसेसरी अफ्रीका से कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। तंजानिया राजधानी लिखोगे, तंजानिया को भी डाल दीजिए जी। तंजानिया, TANZANIA, तंजानिया। और तंजानिया की जो राजधानी है वो आपकी लिलोंगवे। लिलोंगवे तंजानिया की राजधानी है, लिलोंगवे। जल्दी से, ये कुछ एक देशों की जो कैपिटल्स हैं, ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कुछ जब भी क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, क्योंकि इनकी जो कैपिटल्स हैं वो अक्सर हमें याद नहीं होती हैं। एग्जीक्यूटिव, साउथ अफ्रीका।
अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अफ्रीका में जो है वो क्या है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है जी। क्योंकि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड देश है कौन है, वो साउथ अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका है। यहाँ लोग बहुत सेटल हुए हैं, बहुत अंग्रेज लोग यहाँ क्या हुए हैं, सेटल हुए हैं। और आप देखेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या था कि अफ्रीका की जो निचली टिप है ना वो क्या है, वो ये वाला एरिया है। तो समुद्री व्यापार आपको करना हो, समुद्री व्यापार यूरोप से कहां पहुंचना हो, मान लो एशिया, तो आपको इस रास्ते जाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अगर इस रास्ते आपको गुजरना है तो ये जो एरिया है, इस एरिया का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। नहीं तो अगर ये किसी और देश के पास है तो फिर वो आपकी गतिविधियों पर रुकावट पैदा कर सकता है, जिस कारण से लंबे समय तक ये कंट्रोल में रहा किसके, अंग्रेजों। तो चलिए अब इसकी जो राजधानियों की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की राजधानी एक नहीं तीन है। कार्यकारी राजधानी है प्रिटोरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्यकारी राजधानी प्रिटोरिया है, प्रीटोरिया। कार्यकारी राजधानी है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया इसकी क्या है, कार्यकारी राजधानी। जो केप टाउन है, जो केप टाउन है वो इसकी क्या है, लेजिस्लेटिव कैपिटल। एंड लेजिस्लेटिव मीन्स विधायकी, विधायकी राजधानी हिंदी में कहें तो, मैंने जहां उनकी पार्लियामेंट बैठती है। और फाइनली न्यायपालिका वाली राजधानी कहां है, ब्लोम फाउंटेन, ब्लोम फाउंटेन, ब्लोम फाउंटेन वहां की क्या है, राजधानी है। कौन सी वाली, जुडिशियल कैपिटल, विच मीन्स एक तरह से न्यायिक राजधानी। तो कई देशों की ये स्ट्रेटेजी रही है कि किसी एक जगह पे राजधानी उनकी नहीं हो। हमारे देश में ये स्ट्रेटेजी नहीं रही कि अलग अलग क्या हो, राजधानियां हो, क्योंकि उससे कॉस्ट बढ़ती है, एक तो ये होता है प्रॉब्लम, खर्चे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी थोड़ी सी खर्चा बढ़ता है। पर अगर हम बात करें कि अगर तीन डिफरेंट क्या है कैपिटल्स हैं तो उनसे तीनों शहर क्या होंगे, ज्यादा डेवलप्ड। जैसे हमारे हिमाचल की राजधानी कहाँ है, शिमला है, वहीं हमारा हाई कोर्ट भी है, वहीं हमारी सरकार का सेक्रेटरीट भी है, और वहीं हमारी विधानसभा भी है। क्या होता कि अगर हमीरपुर में हाई कोर्ट होता हिमाचल का, राइट, क्या होता यदि कांगड़ा में विधानसभा होती। वैसे है वो विंटर के तौर पे यूज करते हैं, मगर वो सिर्फ एक ये कि चलो जब विंटर होगा शिमला ब्लॉक होता तो फिर इंपॉर्टेंट डिस्कशन डिबेट कहाँ कर लिए जाएंगे, धर्म अपने कांगड़ा के धर्मशाला में। मगर वो चीज रिप्लेसेबल है। ऑफिशियल कैपिटल हमारी कहाँ है, शिमला। तो वैसे वैसे अगर ये किया जाए तो हो सकती है डेवलपमेंट। अब केप क्या होता है, टिप। आप यूं मान के चलिए जो टिप इस एरिया को बोलते हैं केप। तो केप टाउन शहर यहीं पे है, बाकी आपको जानना नहीं कुछ भी कि केप का मतलब क्या होगा, ठीक है जी। अब आप जानते हैं एक जगह है यहाँ पे, केप ऑफ गुड होप, ठीक है जी। आप जानते हैं केप ऑफ क्या है, गुड होप। और इसके बारे में कहा गया था कि कोई भी समुद्री रास्ते यहां से गुजरता है तो यहाँ बहुत ज्यादा तूफान चलते हैं, और जिस कारण से जो जहाज है वो डूब जाते हैं, लोग इसे क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो इसका नाम केप ऑफ क्या है, गुड होप है। मगर मैंने कहा था आपको कि इसका नाम पहले क्या था, केप ऑफ स्टॉर्म। इस तरह का बिंदु जो उसको हम केप बोलते हैं, जो तीनों साइड से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, इसे केप हम कह सकते हैं। वैसे पेनिसुला जो होता है वो वैसा ढांचा होता है, पर जो केप है वो थोड़ी सी शार्प होती है, शार्प। चलिए जो भी है, केप ऑफ गुड होप कहां पे है, साउथ अफ्रीका में है। तो केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका में है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आपको बताना चाहिए। युगांडा में समलैंगिकता पर आया मृत्युदंड का प्रावधान, ठीक है जी। लिखिए इसको फटाफट से। मैंने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन से अफ्रीकन देश ने
समलैंगिकता के ऊपर मृत्यु दंड का प्रावधान करती है? तो युगांडा है। ये उन देशों के पिछड़ेपन का एक पुख्ता सबूत है कि वह होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, गेइज्म इनको रोकना चाहते हैं। सही है। तो युगांडा में समलैंगिकता माने अच्छा इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसके अंदर? द डेथ पेनल्टी फॉर सेम सेक्स रिलेशनशिप इन युगांडा, इन सेम सेक्स रिलेशनशिप इन युगांडा। तो युगांडा के लोगों का मानना है कि जो पेयरिंग है वो मेल टू फीमेल हो, फीमेल टू फीमेल और मैन टू मैन इज कॉल्ड समलैंगिकता, राइट। तो वहां पे मृत्युदंड दे दिया गया है। भारत में ऐसा जो है वो नहीं है, ठीक है जी, भारत में ऐसा नहीं है, युगांडा में ऐसा हो चुका है। बाकी और इसमें कुछ नहीं है। बाकी एमसीक्यूज के जरिए आपको मैं जो है वो चीजें करवा दूंगा, इसके बाद जो बची हुई चीजें हैं बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मंडे को हम डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे को अफ्रीकन रिवर्स के बारे में, अफ्रीकन इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में, राइट। अफ्रीकन की कुछ हिस्टोरिकल स्टेशंस और हिस्टोरिकल कुछ पॉइंट्स जो जानना जरूरी है हमारे लिए। मैंने काइंड ऑफ PYQs होंगे मंडे एंड ट्यूसडे को, और ये खत्म हो जाएगा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलिए लीजिए ब्रेक और फिर अगली क्लास में हम आगे डिस्कस करें PYQs। तो चलिए जी, देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में, ये हमारी ज्योग्राफी वाली क्लास है, भूगोल की, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और हमने पिछली क्लास में शायद काफी कर लिए थे, इफ यू रिमेम्बर। हमने यहां तक किया था, कहां तक किया था जी? यहां से करना 60 आज, यहां से करना है? अच्छा अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। चलिए, ये सारे PYQs हैं। इतना मान के चलें कि लगभग यही क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है जी, दक्षिण अफ्रीका की कौन सी मुद्रा उपयोग की जाती है? अब साउथ अफ्रीका है, आप जानते हैं पूरे अफ्रीका महाद्वीप में, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा जो फेमस कंट्री है उसका नाम क्या है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो वो है रैंड, राइट। इसे आप नोट कर लें, रैंड इसकी करेंसी है। ये सारे PYQs हैं। मैंने अफ्रीकी महाद्वीप से क्वेश्चन अगर आए, यही आएंगे घुमा फिरा के, इतना आप मान के चलिए। हटाएं इसको, हो गया यार। चलिए, रैंड यहाँ की करेंसी है और इसके बारे में और कुछ लिखना जरूरी नहीं। दक्षिण अफ्रीका सबसे अधिक कारोबार, चलिए छोड़िए। नाउ, which African country's national team is called the Black Stars? कौन से देश की राष्ट्रीय टीम को ब्लैक स्टार कहा जाता है? तो उसका उत्तर है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में, सॉरी घाना, नॉट दक्षिण अफ्रीका, घाना। दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैं स्पेशल बात इसी के अंदर ही बताऊंगा। नाउ पहले नोट कर लीजिए आप कि दी ब्लैक स्टार्स किसे बोलते हैं? घाना को। रीजन क्या है कि इनके फ्लैग में कौन सा स्टार है? तो ब्लैक कलर का स्टार है। अमूमन कोई भी कंट्री अपने फ्लैग के अंदर स्पेशली स्टार के रूप में ब्लैक यूज नहीं करती, और इस कारण से यूनिक है। आप जानते हैं जो ब्लैक कलर है, और यूं कह लीजिए कि जो ब्लैक स्टार्स होते हैं वो ग्लूम का, माने उदासी का क्या है, एक तरह से स्टेटस होते हैं। मैंने आपने कहीं भी इस
इस तरह के रंग का स्टार नहीं बनाया होगा, क्योंकि स्टार तो चमकते हैं। ये तो ब्लैक है, ब्लैक, समझा? मैंने जो स्टार की कल्पना है ना, स्टार्स की, तारों की, उससे बिल्कुल विपरीत उल्टा है ये। इस कारण से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अक्सर चमकते हुए स्टार हर देश के अंदर कहीं कहीं जहां जहां रखे गए हैं। पॉइंट क्या है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो किसका है, बोलो भाई? ब्लैक लोगों का है। तो उनकी नजर में ब्लैक कलर कोई ग्लूम या कोई, मतलब ग्लूम का तो पता है, उदासी का सबूत, या यूं कह लीजिए कि कोई सैडनेस का सबूत नहीं है। ब्लैक लोगों, अब जिसकी चमड़ी ब्लैक है वो नेचुरली उसकी उसका नजरिया ब्लैक कलर को लेके क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक्चुअली ब्लैक कलर जो है वो सही नहीं होता, और व्हाइट का कलर सही होता है। इवन जैसे आपसे पूछूं मैं कि व्हाट इज व्हाइट मैजिक एंड व्हाट इज ब्लैक मैजिक, तो अब देखिए, व्हाइट मैजिक माने सफेद जादू, सफेद, और ब्लैक मैजिक मीन्स काला जादू। सफेद जादू क्या होता है? जो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, स्कूल्स के अंदर किया जाता है ना, कि एक डब्बे में से कुछ निकाल दिया, फूल निकाल दिया। ब्लैक मैजिक जो है प्रेत आत्माओं को बुलाना और उन्हें उनकी लाइफ डिस्टर्ब करना, कुछ वैसा वैसा है। सवाल यह है कि वो जैसा भी जादू है, इसे नाम ब्लैक क्यों दिया? क्योंकि जो भी शब्दावली है, वो शब्दावली अंग्रेजी में किसने दी है जी? किसने दी है भाई? अंग्रेजी में जो भी शब्दावली है ज्यादातर किस लोगों ने दी? गोरे लोगों ने दी है, जो गोरे हैं। और उनकी नजर में जो ब्लैक है वो क्या है? एक ऐसा कलर जो कि क्या है, सैडनेस का प्रतीक, या यूं कह लीजिए कि मतलब कुछ समथिंग विक्ट, मतलब कुछ भी दुष्टपन है तो क्या है वो, उसको ब्लैक से आपने जस्टिफाई करना है। जैसे व्हाट इज ब्लैक मनी? व्हाट इज ब्लैक मनी? बोलते हैं काला धन। काला धन क्या होता है? एक ऐसा पैसा जो आपने ईमानदारी से नहीं कमाया, जो इलिसिट पैसा है, अवैध पैसा है। तो देखा आपने कि काले रंग के साथ कैसी दुश्मनी है अंग्रेजों की, कि वो शब्द ऐसे दे रहे हैं कि काला समथिंग मीन्स समथिंग बैड। इवन इंडिया में भी हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ, इस रंग के आधार पर, हमारे रंग के आधार पर अंग्रेजों ने हमसे भेदभाव किया। एक्चुअली हमारे देश में भेदभाव पहले से ही था। यहां भेदभाव किस कारण से था? कास्ट, जाति के आधार पर। तो ब्राह्मण या क्षत्रिय, ये जो लोअर कास्ट है, इनके साथ भेदभाव करते थे। जब अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने सबके साथ किया, राइट? तो जब भारत में अंग्रेजों के टाइम पे क्या थी, रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में क्या लिखा होता था? डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो पहली बार ब्राह्मणों को भी फील हुआ कि उनका बाप कोई, मतलब बुरा मत मानना इस चीज का, कि पहले ब्राह्मणों को फील हो यार हमें भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो यार ये कौन लोग आ गए? माने जो उन्होंने छुआछूत की थी ना, पहली बार उनको डिच फील हुआ इस चीज का, डिच। तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो जितने भी इंडियंस थे, चाहे फिर शेड्यूल कास्ट थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जितने भी थे, सभी को बाहर रोक दिया गया। तो इन सभी ने सोचा यार हम हम सेम है क्या? तो अंग्रेजों ने कहा हाँ तुम सेम हो। ब्राह्मण ने कहा हम कहाँ सेम है, वो शूद्र है, हम कहाँ सेम हुए? तो उन्होंने कहा तुम्हारा चमड़ी काला है, इस कारण से तुम सारे क्या हो, सेम ही हो। और दैट इज वाई अंग्रेज भारत में नहीं आते ना, तो कभी ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को ये फील ही नहीं होता कि भेदभाव क्या चीज होती है। देखिए, जुल्म करने वाला जो है कभी रियलाइज नहीं करता कि कुछ वो बुरा कर रहा है, राइट? जब उसके साथ हो तब उसको फील होता है कि ये क्या चीज है। जैसे जैसे आप में से कई बच्चों का जो बचपन है काफी अच्छा बीता, अच्छे स्कूल से पढ़े, कभी स्कैसिटी ऑफ मनी फील ही नहीं हुई कि कमी पैसे की क्या चीज होती है। पर जब आप मान लीजिए ग्रेजुएशन या पढ़ाई करके जॉब करने गए प्राइवेट सेक्टर में, और वहां जो है वो बड़ी मुश्किल से कमरे का किराया निकाल पाए, बड़ी मुश्किल से खाने का रेंट निकाल पाए, बड़ी मुश्किल से जूते चप्पल ले पाए, फिर फील होता है कि यार व्हाट इज दैट। समझा? बोलने का क्या है, इन शॉर्ट वापस आते हैं कि जो स्टार है वो क्या है, ब्लैक उस फॉर्म में। दुनिया में कहीं भी स्टार को ब्लैक के फॉर्म में, स्पेशली झंडे पे, तो कोई देश रखता नहीं है। धारणा क्या है कि तारे क्या हैं, चमकते हैं। काला तारा तो क्या होता है, अपशगुन का प्रतीक है। जैसे पूर्णिमा क्या होती है,
पूर्णिमा की रात, अमावस की रात, क्या फर्क है? पूर्णिमा की रात में रात चमकती है, व्हाइट, अच्छा प्रतीक है, अच्छे धार्मिक कार्य कर सकते। अमावस आई तो काले जादू वाले चल पड़ेंगे, उनका डे है ये उनकी नाइट है, अमावस की रात। तो कई हिंदी फिल्मों में कि अमावस की रात को फलना जो है बलि दी जाएगी और देवी माँ खुश हो जाएगी, ये सारा क्या है? इट मीन्स अमावस की जो रात होती है, विच मीन्स जो मून है वो, समझे आप, उसकी पोजीशन ऐसी है कि अ, पूरी डार्क, पिच डार्क क्या होती है, नाइट, अंधेरी पूरी रात होती है। तो अंधेरा है मतलब ऑलरेडी ऐसा इमोशन है, कुछ नेगेटिव आत्माएं, नेगेटिव एनर्जीज ट्रेवल कर रही होती है। तो आज भी किसी पंडित के पास आप जाइएगा तो वो बोलेंगे कि भी फलना फलना दिनों में बाहर नहीं निकलना है, या अमावस फलना ये चीज करनी है, राइट। एक बार तो हमारे एक रिलेटिव में एक पंडित जी ने बोल दिया, पंडित की किसी मौलवी ने बोल दिया कि अमावस की रात को ये फलना फलना चीजें, फलनी फलनी जगह जो है वो तुमने करनी है, इवन शमशान घाट छोड़ के आनी है। देखिए, तब जाके आपके जो है वो आपके परिवार में जो बीमारी है वो बीमारी समाप्त होगी। तो इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट बोलने की, जो ब्लैक कलर है वो सिंबलाइज किया जाता है किसके साथ है? समथिंग बैड, कुछ गलत है उसके साथ किया जाएगा। अच्छा, साउथ अफ्रीका एक ऐसा, देखो एक तो स्टार ही आ गया, तो किस देश की राष्ट्रीय टीम को बोलते हैं दी ब्लैक स्टार्स? हाँ जी, और घाना की, साउथ अफ्रीका की टीम को हम बोलते हैं प्रोटियाज। प्रोटियाज अचानक से दिमाग में आया तो आप याद रख लीजिए, प्रोटियाज। प्रोटियाज साउथ अफ्रीका की टीम को कहा जाता है, समझे आप? जो साउथ अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम होती है उन्हें प्रोटियाज कहते हैं, प्रोटियाज। हाँ जी, साउथ अफ्रीका की जो राष्ट्रीय, हाँ जी, कोई भी टीम होगी, जैसे यहां कुछ बोला मैंने क्रिकेट या वॉलीबॉल, वैसे वैसे राष्ट्रीय टीम, राष्ट्रीय टीम भाई सुन लीजिए। तो राष्ट्रीय टीम उनकी चाहे क्रिकेट की है, चाहे पे फुटबॉल की है, वॉलीबॉल की है, कुछ, उसे क्या बोलते हैं? प्रोटियाज बोलते हैं। अब प्रोटियाज का मतलब क्या है? प्रोटियाज साउथ अफ्रीका का एक फ्लावर है। क्या एक फ्लावर है? साउथ अफ्रीका का एक फ्लावर है, और वो ऐसा फ्लावर है कि अगर उसके बीज को आप चट्टान पे भी फेंकेंगे, चट्टान पे भी, तो भी उसका पौधा उगाता है, उसके ऊपर फूल निकल आता है। समझे? चट्टान पे ही फेंक दो आप, मैंने चट्टान समझे, बंजर भूमि से बुरा क्या हो सकता है? चट्टान, किसी पत्थर पे फेंक दिया आपने, बड़ी सी चट्टान थी आपने वहां फेंक दिया, वो फूल वहां भी उगाता है। ये सिंबलाइज करता है क्विट नहीं करने की एबिलिटी को, क्विट नहीं करने की। नहीं तो हम पौधे कहाँ लगाते हैं? अच्छी मिट्टी में, अच्छे गमले में, तो वहां पे। दैट इज वाई साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम है, आप उनमें भी देखेंगे ये बात, जल्दी क्विट नहीं करते हो, राइट। आखिरी बॉल तक मैच को छोड़ते नहीं, आखिरी बॉल तक। और कई टीम ऐसी है कि जब लगे कि नहीं अब जाने वाला मैच है तो पहले ढीले हो जाते हैं, ऐसे बॉल छोड़ देंगे हाथ से, कैच ढीला हो जाएंगे, अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे। तो साउथ अफ्रीका की टीम, चाहे कोई भी टीम है, क्रिकेट की है या कोई और टीम है, उनमें फाइट करने की क्या है, एक क्या है भाई, एबिलिटी है। एक बार आप जानते हैं कि वनडे मैच में, ओडीआई मैच में, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, और ऑस्ट्रेलिया ने अपने उस समय का सबसे बड़ा वनडे इंटरनेशनल स्कोर बना डाला, कुछ 400 समथिंग, 35 है समथिंग रन, जो कि अनइमेजिनेबल था। वो इतना रन बनाना वाज नॉट पॉसिबल। तो साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिया था उसको। वो होती है क्या करने की पावर, मतलब किसी भी स्थिति में मतलब फाइट करने की पावर। चलिए, माउंट किलीमांजरो जो है, या किलीमंजरो जो है, या किलीमंजारो जो है, आप जानते हैं इस पहाड़ के पर्वत के बारे में मैंने कहा था लास्ट टाइम कि अफ्रीका एक रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान से भी भरा हुआ है, और अफ्रीका में जो है वो क्या है, पहाड़ भी हैं, और ऐसे पहाड़ जहां बर्फ गिरती है। किलीमंजारो के बारे में बहुत बार सवाल आया है कि किलीमंजारो जो पर्वत है वो किस देश में है, किस देश में है, कॉन्टिनेंट कहाँ है वो तो पता है हमको, जब पढ़ ही रहे हैं अफ्रीका तो इतना क्या सोचना, अफ्रीका में है, और अफ्रीका के तंजानिया देश के अंदर ये क्या है जी, किलीमंजारो पर्वत है, किलीमंजारो, जल्दी से नोट करिए।
जल्दी से भाई, किलिमंजारो हो गया जी। इज इट डन नाउ? ऑलराइट। तंजानिया देश, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। इट इज सिचुएटेड इन तंजानिया एंड इट इज अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? उहुरु पीक, सॉरी, उहुरु पीक, जो 5,895 मीटर की ऊंचाई पर है। माउंट किलिमंजारो एक सुस्त ज्वालामुखी है, मीन्स एक कैसा वोल्केनो है? इनएक्टिवेट, राइट, या डोरमेंट कहें तो भी कोई अलग बात नहीं होगी। डोरमेंट होता है व्हेन समबडी स्लेप्ट, तो एक तरह से सुस्त ज्वालामुखी जहां से लावा नहीं निकल रहा होता है। तो अफ्रीका के या बाकी भी देशों के जो पर्यटक हैं वो यहाँ घूमने आते हैं, क्योंकि अफ्रीका के एक तरफ जहां रेगिस्तान है और वहां इस तरह का पर्वत पाया जाना इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। इंटरेस्टिंग बात। वन नोट, इज इट डन नाउ? चलिए, नोट हो गया है ऐसी उम्मीद है। नाउ, कौन सी अफ्रीका की कंट्री है जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा तेल पैदा करती है? तो वो है नाइजीरिया। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि जो नाइजीरिया है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी क्या है? इकोनॉमी है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसका यूं मतलब समझें कि जितना ज्यादा वो काम करता है, प्रोडक्शन करता है, उतना कोई और देश नहीं करता। एक तरह से जीडीपी का मतलब ये हुआ। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है भाई? तो कौन सा है? नाइजीरिया है। अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश नाइजीरिया है। सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश नाइजीरिया है। प्लीज अंडरस्टैंड। हो गए जी, आगे बढ़े। तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ये आप जानते हैं। अफ्रीका का ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा जानते क्या होते हैं? जब नदियां जो हैं समुद्र के पास पहुंचती हैं तो यह बिखर सी आती हैं और वहां पे क्या बनते हैं? डेल्टा। जो नाइजीरिया है उसके इन डेल्टा में काफी ज्यादा क्या भरा हुआ है? तेल है, जो डेल्टा है। ठीक है, काफी ज्यादा प्राकृतिक तेलों के भंडार है। कौन सी कंट्री जो है अफ्रीका में वो कभी भी यूरोप के देश का, यूरोपियन देशों का उपनिवेश नहीं बनी? व्हाट इज उपनिवेश? कॉलोनी, डोमिनियन नहीं बन पाई। ठीक है जी। इसका अर्थ हिंदी में समझेंगे तो कौन सा देश है जो किसी यूरोपियन देश का गुलाम नहीं बन पाया? भारत गुलाम रहा क्या? हाँ रहा। किसका? तो ब्रिटेन का, मेनली ब्रिटेन का। और भारत में और भी कई एरिया थे जो फ्रांसीसियों के अंदर अधीन थे या फिर अधीन थे पुर्तगालियों के, इस तरह से। तो इसका नाम है इथोपिया। इथोपिया कभी भी किसी यूरोपियन देश का गुलाम नहीं रहा। जैसे हमारे इसमें देखें तो नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। तो क्या नेपाल बहुत ताकतवर था? क्या हम ये समझें? जैसे इथोपिया नहीं रहा तो क्या इथोपिया बहुत ताकतवर था कि गुलाम को कर नहीं पाया इसको? है? नहीं, इसका ये मतलब कुछ था ही इनके पास कि उनको गुलाम क्यों बनाते? कुछ था ही नहीं ना। देखिए, यूरोपियन देश वहां वहां गए जहां जहां उन्हें रिसोर्सेस नजर आए, जहां जहां उन्हें धन नजर आया। भारत आए, भारत में धन था तो आए। नेपाल में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। नेपाल में कोई मिनरल्स नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, बहुत एग्रीकल्चर नहीं होती नेपाल में, वहां क्यों जाएंगे? इस तरह से। चलिए, इथोपिया इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है जी। बाकी चीजें ना। अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर जगह है। कभी आपने ऐसी जगहें देखी हैं? टीवी में देखी हैं? ऐसी जगहें आपको रेयरली मिलेंगी। कुछ हद तक आसाम में दिखेंगी आपको, आसाम में। अदरवाइज रेयरली नजर आएंगे, रेयरली। तो बहुत ही सुंदर इस तरह के क्या होते हैं वो?
मतलब खेत होते हैं इस तरह के, और बहुत ही बढ़िया। तो कौन से अफ्रीकी देश को 1000 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, विच मीन्स ए लैंड ऑफ 1000 हिल्स। 1000 पहाड़ियों की भूमि, ए लैंड ऑफ 1000 हिल्स। तो उसका उत्तर होगा रवांडा। जो रवांडा है वो लैंड ऑफ क्या होगा भाई, 1000, लैंड ऑफ 1000 हिल्स। 1000 हिल्स की लैंड कहा जाता है रवांडा को। तो रवांडा में बहुत सारे पहाड़ियां हैं, 1000 पहाड़ियों की भूमि है, कुछ पठार हैं, कुछ हैं। चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे, कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अफ्रीका में सबसे ज्यादा है? तो उसका अर्थ है, उसका आंसर है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। नाइजीरिया की पॉपुलेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, समझे बात? हो गया। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां की है? ये देश नाइजीरिया की है। नाइजीरिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो यहां की पॉपुलेशन लगभग कितनी है? 20 करोड़। तो जो अफ्रीका का सबसे पॉपुलस कंट्री है उसकी भी पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 20 करोड़। और भारत में अकेले यूपी की 25 करोड़ पॉपुलेशन है, अकेले यूपी की। इंडिया में इतनी पॉपुलेशन क्यों है? जबकि अफ्रीकन भी बहुत पढ़े लिखे नहीं है, वहां इतनी पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया में क्यों पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है? कोई आंसर इसका? इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन होने के दो कारण हैं। एक कारण क्या है? एग्रीकल्चर वाली लैंड यहां बहुत है, तो कृषि करने के लिए लोग बहुत चाहिए होते हैं खेतों में। तो दैट इज वाई ज्यादा पॉपुलेशन होने की एक वजह ये हुई। तो अब पॉपुलेशन कम क्यों हो रही है? क्योंकि अब खेती वाला काम बचा ही नहीं। अब गांव में जाके देखिए, ट्रैक्टर आ चुके हैं, राइट? ट्रैक्टरों से खेती, हिमाचल प्रदेश में ट्रैक्टर से खेती हो रही है, ट्रैक्टर से। तो इंसान क्यों चाहिए फिर? न बैल चाहिए न इंसान चाहिए अब खेती के लिए। तो दैट इज वाई अब कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बहुत बच्चे उसके हो, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है। एक दूसरी बात क्या है, उस दौर में एक नासमझी ये भी होती है कि बेटा होना चाहिए, जिस कारण से भी ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है। तो मेन वजह है। चलिए आगे डिस्कस करें। एटलस माउंटेन जो है, एटलस माउंटेन ये कहाँ है जी? जो एटलस माउंटेन है कहाँ है? ये देखिए, एटलस माउंटेन जो अफ्रीका उसके उत्तरी भाग में है। अफ्रीका के उत्तरी भाग में मीन्स नॉर्दर्न पे, या क्या बोलेंगे, उत्तरी बोलेंगे ना इसको, में एटलस माउंटेन्स है। हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाए कि जो एटलस पर्वत हैं वो कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में एटलस माउंटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे कि ये एटलस माउंटेन यहां है, और इसके यहां पूरा का पूरा क्या है? ये रेगिस्तान है। एटलस माउंटेन आगे रेगिस्तान। दैट इज वाई ये जगहें जो है वो घूमने लायक हैं कि रेगिस्तान के बगल में क्या है? इतना ऊंचा पहाड़ है। जैसे रेगिस्तान तो हमारे यहाँ राजस्थान में भी है, राजस्थान के बगल में कोई ऐसा पहाड़ नहीं जहां बर्फ गिरती हो। तो इसलिए लगता है कि नहीं, ये एरिया गर्मी है और रेगिस्तान ही है। चलिए, होगा यहां तक नोट। तो ये जो एटलस माउंटेन है, मैं चाहूंगा कि आप 3 देशों के नाम लिख लें। ये जो एटलस पर्वत है किन 3 देशों में आते हैं? तो मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में ये 3 माउंटेन्स आते हैं, ये माउंटेन्स आते हैं 3 देशों के, एटलस माउंटेन्स। ठीक है जी, एटलस माउंटेन्स इन 3 देशों में आते हैं। होप आपको चीज अंडरस्टैंड हुई है। ठीक है जी, चलेगा यहां तक? हो गया जी? चलिए, अच्छा, इनमें से कौन सा देश है जिसने 2011 में आजादी पाई? और यूं मान के चलिए कि विश्व में हाल फिलहाल में किस देश ने आजादी पाई है, तो उसका नाम है, ठीक, दक्षिणी सूडान।
तो दक्षिण सूडान ने 2011 में आजादी पाई है। बहुत सारे देश तो 1950 के बाद आजाद हो गए थे। ये देश बहुत लेट आजाद हुआ। नाम उसका दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। साउथ सूडान, जल्दी से नोट करें। और हो गए जी नोट। कब मिली इसको आजादी? 2011 के अंदर। 2011 के अंदर इसको आजादी मिली। एंड इसके बाद हम डिस्कस करें, ठीक है। तो सूडान से अलग हुआ साउथ सूडान, इस तरह से आजादी बने एक अलग देश बन गया। और अफ्रीका का ये 54th देश बन गया, 54th देश। चलिए बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे। लीजिए क्विक ब्रेक। गुड मॉर्निंग। देखिए आज का हमारा टॉपिक बहुत साफ दिख रहा है। ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और आज की हेडिंग क्या है? जो डेजर्ट है, मरुस्थल है। क्योंकि अफ्रीका एक बात के लिए बड़ा फेमस है, और वो उसके डेजर्ट के लिए, रेगिस्तान के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सहारा रेगिस्तान। बट मैंने कल भी कहा था कि सहारा रेगिस्तान की खास बात क्या है कि इस रेगिस्तान के जस्ट बगल में एटलस क्या है, माउंटेन्स, और जिनकी पर्वत चोटी 5000 से ज्यादा मीटर क्या है, ऊंची है, जहां स्नोफॉल होता है। तो यहाँ बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ये। क्योंकि अट्रैक्टिव इस कारण से भी है, रेगिस्तान बगल में समुद्र, रेगिस्तान बगल में ऐसे पहाड़ जहां बर्फ गिर रही है। समझा? तो दैट इज वाई सहारा रेगिस्तान बाकी रेगिस्तानों से बहुत क्या है, अलग है। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा कलाकारी दिखाएं और इस मैप को बनाएं। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न क्या होता है? सींग। तो जो इथोपिया है वो एक हॉर्न की तरह है, जैसे सींग होता है किसी बैल का, गाय का, वैसे वैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और फिर आपको मैं यहां से कुछ बात समझाऊंगा। अच्छा एक बात सुन लीजिए और फिर लिखिए आप। देखिए, क्या आपको, हाँ जी, क्या आपको लगता है कि कभी ये जो अफ्रीका है वो एशिया से जुड़ा होगा? लगता है? क्योंकि देखिए ये जो इधर का हिस्सा है, ऐसा लगता है कि हम इसको जरा जोर से धक्का दें तो चिपक जाएगा किसके साथ? एशिया के, जैसे उसका ढांचा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हिस्सा है ये यहां से कट के आया है? हाँ आया है, राइट। एग्जाम में प्रश्न आया कि जो अपना अफ्रीका है वो एक टाइम पे किसका पार्ट रहा होगा? तो एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट रहा होगा। बनाइए अब इसमें। रिफ्ट वैली यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे छोड़िए। जो डेजर्ट है बस उनके नाम लिखिए जल्दी से। ये सहारा रेगिस्तान, ये साहेल रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान, नामीब रेगिस्तान। और इस तरफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका बस लिखेगा कि अफ्रीका की सींग इथोपिया कंट्रीज में है। और ग्रेट रिफ्ट वैली वो छोड़ दीजिए, रिफ्ट वैली जो होती है वो फिलहाल छोड़ दीजिए। हिंदी में शायद आपको लिखने आ जाएगा। एटलस माउंटेन है वो हम जानते हैं पहले से। ये है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। यह है सहेल रेगिस्तान, यह है कालाहारी रेगिस्तान, जल्दी से नामिब, नामिब रेगिस्तान, कालाहारी, नामिब, इतनी सी लिखी चीजें जल्दी से। बहुत अच्छी ड्राइंग भी मत करना, बस अंदाजे के लिए, ताकि एक दिमाग में छप जाए कि ये सभी रेगिस्तान कहाँ हैं? अफ्रीका में है। ये सारे डेजर्ट अफ्रीका में है। उस तरह से लिखिए। जो रेलेवेंट होगा हम आगे डिटेलिंग उसी ही बात की करेंगे।
हो गया? ये मत लिखना ग्रेट रिफ्ट वैली। हॉर्न ऑफ अफ्रीका लिख सकते हैं कि अफ्रीका का सिंह। इथोपिया। इज इट डन नाउ? इज इट डन? हो गया भाई? हो गया है। चलिए अब हम बात करें सूडान, चैड, नाइजीरिया, माली, मोरिटानिया, सहारा, ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज, सहारा रेगिस्तान की आइए बात करते हैं। साहिल रीजन हो गया, जस्ट अ मिनट। साहिल क्षेत्र भी है, हमने पढ़ना है। और ये अपना इस भी है, ओके। महान ग्रीन वॉल ये भी पढ़ लेंगे, और कालाहारी डेजर्ट ये भी पढ़ लेंगे। माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका चल पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज हमने किसी भी हाल में इसको शॉर्ट में निपटाना है, बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की यहाँ अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है। चलिए तो आप देख सकते हैं कि जो सहारा रेगिस्तान की हम बात करें तो सहारा जो रेगिस्तान है वो बहुत लंबा फैला हुआ है, राइट। तो टोटल जो दूरी है सहारा रेगिस्तान की वो कितनी है जी? 7,775। मैंने आप यहां से फीता लेंगे और यहां तक इसे मापेंगे तो आपको लगभग 7,775 किलोमीटर ये लंबा नजर आएगा। 7,775 किलोमीटर बहुत बड़ी दूरी होती है। आप देखेंगे भारत का अगर ऊपर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखेंगे तो भी 3,217 के आसपास किलोमीटर लंबा है। तो इसका डबल से भी ज्यादा, कितना बड़ा रेगिस्तान होगा इमेजिन। और एरिया कितना है इसका? तो 11,662,500 हेक्टेयर, अंग्रेजी में ऐसा बोला जाता है। 11,662,500। ठीक है जी। तो क्या आपने सिर्फ दो बातें यहां लिखी जी? लिखी आपने दो बातें। अब जो सहारा रेगिस्तान है वो किन किन देशों में मुख्यतः से है? तो मोरितानिया, मोरितानिया हो गया, ठीक है जी। माली हो गया, नाइजर हो गया, चैड हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, इरिट्रिया, जिबौती हो गया, राइट। एंड यहां पे जो है वो इथोपिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इधर बुर्किना फासो हो गया, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो और सेनेगल। ये रेगिस्तान इन देशों के बीच में समझे। तो बहुत सारे देशों को यह रेगिस्तान जो है वो क्या करता है? टच करता है, बहुत सारे देशों को। ठीक है भाई, डन है। समझे? डन है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज की बात की जाएगी, इसको आप लिख लेंगे बढ़िया से, द ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज। तो द ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज किसमें है? सहारा रेगिस्तान के अंदर है। सहारा रेगिस्तान में क्या है? द ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज है।
इसका मतलब आप देखेंगे कि यहां वहां आपको पेड़ नजर नहीं आएंगे, रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा। बट इनके बीच में एक आप देख सकते हैं पूरी दीवार किसकी है जी? पेड़ों की दीवार है पूरी की पूरी। तो ये बड़ी हैरान करती है लोगों को कि यार रेगिस्तान के बीचों बीच यह मरुस्थल कर क्या रहे हैं, सर ये अपने पेड़ों की एक वॉल कर क्या रही है, कैसे मुमकिन है ये? तो प्रकृति के बहुत ऐसे मतलब फैक्ट्स हैं जो हम देखें तो बड़े हैरान हो जाते हैं, है ना। राजस्थान के बीचों बीच में कोई जंगल निकल आए, राजस्थान के डेजर्ट में, रेगिस्तान में, हैरानी तो होगी कि जहां एक घास का पत्ता नहीं उग पाता है, वहां पे इतने बड़े पेड़ों की लाइन कैसे आ गई। ठीक है जी, डन है यहां तक? ये नोट आपने। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि द ग्रेट वॉल ऑफ ट्रीज कहां है, तो आप कहां बोलेंगे जी? सहारा रेगिस्तान के अंदर है, और ये जिनके हमने नाम लिए कंट्रीज के, उन कंट्रीज को ये टच करते हैं। हटाएं इसको यहां से, चल भी हटाए जाए, चलिए हटाते हैं। तो आगे हम बात करें भाई, सारा रेगिस्तान की हम बात तो कर ही चुके हैं। यहाँ पे साहिल रेगिस्तान भी है जो इन्हीं देशों के भीतर, समझिए आप, उसे साहिल रेगिस्तान भी कहते हैं। साहिल जो रेगिस्तान है वो वही मोर्तानिया, माली, नाइजीरिया, चैड, सूडान, इरिट्रिया, यहाँ पे भी, और जिनके हमने नाम लिए हैं, यहाँ पे एक रेगिस्तान और है, दैट इज साहिल रेगिस्तान। ठीक है जी, तो साहिल रेगिस्तान भी कहते हैं। तो मैं चाहूंगा हेडिंग आप डाल दीजिए साहिल रेगिस्तान। और साहिल रेगिस्तान भी कहाँ है, तो उत्तर है कहां पे है? हाँ जी, अफ्रीका के अंदर ही। तो अफ्रीका में बैक टू बैक बहुत सारे क्या हैं, रेगिस्तान है। मैं जरा सा हटाऊं इसको, देखिए हम थोड़ा सा हटा के देखें इसे, तो आप पाएंगे ये सारा रेगिस्तान कौन सा है जी? बोलो भाई ये कौन सा है? सारा रेगिस्तान है। और सहारा के बिल्कुल नीचे वाला रेगिस्तान टच करता हुआ क्या है? साहिल, ये नीचे वाला साहिल। तो सहारा के बिल्कुल नीचे रेगिस्तान कौन सा है? साहिल रेगिस्तान है। तो साहिल रेगिस्तान की हम एग्जाम में बस आपको ऐसे पूछेंगे कि साहिल रेगिस्तान किस कॉन्टिनेंट में है, खत्म बात। इतना गहराई से कोई नहीं पूछेगा कि साहिल रेगिस्तान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हमें गिनाइए। ठीक है जी, चलिए। अब साहिल रेगिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज काफी हुआ है। साहिल विलेजेस फ्लीइंग क्लाइमेट चेंज मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। तो साहिल रेगिस्तान कहते हैं और बड़ा बनता जा रहा है, और कुछ सालों के बाद ये रेगिस्तान और बड़ा बन जाएगा। रीजन क्या है? इस एरिया में जहां घास फूस है भी है, वहां भी काफी लंबे टाइम से बारिश नहीं होती, और जब बारिश नहीं होती तो आसपास का एरिया कैसा हो जाता है? बंजर, कुछ मिलेगा नहीं खाने को। तो जो जानवर हैं या इनकी भेड़ बकरियां हैं, ये इनको लेकर यहां से मूव कर रहे हैं इस एरिया से। तो हो सकता है कि साहिल जो रेगिस्तान है वो और बड़ा रेगिस्तान बनता जाए। तो इसमें और कोई बात है नहीं, बस इतनी सी बात है कि लोग वहां से जो है वो भाग रहे हैं। ठीक है जी। तो ऑपरेशन बरखाने की हम बात करें, व्हाट वी शुड डिस्कस ऑपरेशन बरखाने। चलिए डाल दीजिए हेडिंग ऑपरेशन बरखाने। ऑपरेशन बरखाने क्या चीज है? ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ही करेंगे। ऑपरेशन मतलब एक तरह का कोई टारगेट जिसको आपने अचीव करना है। ऑपरेशन बरखाने हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है जी। तो आपको बस जो मैं कहूंगा आपने वही नोट करना है। ये जो ऑपरेशन था ये एंटी इंसर्जेंट था। इंसर्जेंट क्या होता है बताएंगे आप? उग्रवादी। इंसर्जेंट मतलब हिंदी में उग्रवादी। आतंकवादी में और उग्रवादी में फर्क होता है क्या, बता सकते हैं आप? इंसर्जेंट में और मिलिटेंट में क्या फर्क होता है? हिंदी में उग्रवादी में और आतंकवादी में क्या फर्क है, बताइए। एनीबडी? नाम दोनों सुने ना आपने? सुने होंगे कि भाई आतंकवादी आ गया या उग्रवादी आ गया। और कई लोगों के लिए गांव में तो उग्रवादी भी एक ही चीज है और आतंकवादी भी एक ही चीज है उनके लिए, मगर दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है। जो आतंकवादी होता है वो फैलाता है आतंक, तभी से क्या है आतंकवाद, आतंकवादी हो गया। आतंक माने डर का माहौल पैदा करना। तो पाकिस्तान से जो आते हैं भारत में वो क्या है, उनका पर्पस क्या है? भारत में डर का माहौल पैदा करना।
भारत में डर का माहौल होगा तो कोई भी फॉरेन इंडस्ट्रीज यहां नहीं आएगी, डर के कारण कि कहीं हमारी फैक्ट्री को उड़ा ना दें, तो नहीं आएंगी। और फॉरेन कंपनीज भारत में नहीं आएंगी, तो भारत में एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, टेक्नोलॉजी कैसी आएगी? समझा? उग्रवादी क्या होते हैं, उनका वो अपने ही बंदे होते हैं, वहां के बाहर से नहीं आते। उनका कुछ मकसद होता है और जिस मकसद को वो पूरा करने के लिए हथियार उठा लेते हैं। नक्सलवादी, माओवादी क्या है? उग्रवादी है, आतंकवादी नहीं है ये लोग। इनका पर्पस लोगों में आतंक फैलाना नहीं है। इनका टारगेट क्या होती है? सरकारें होती है, ना कि लोग। तो इनकी सरकारों से मांग होती है और जिस मांग को पूरा करने के लिए वो हाथ में उठा लेते हैं हथियार। समझे आप? जैसे भगत सिंह ने भी हाथ में क्या उठा लिए थे? हथियार, कुछ मांगे मनवाने के लिए। किससे? अंग्रेजों से। ये तरीका होता है इंसर्जेंसी का, एक्सट्रीमिज्म का, इसे बोलते हैं उग्रवाद। तो क्या भगत सिंह उग्रवादी थे? तो अंग्रेजों की डेफिनेशन में तो थे, पर हमारे लिए क्या थे वो? फ्रीडम फाइटर। बंदूक उठाई और किसके लिए? हमारे लिए। तो क्या है वो? उग्रवादी नहीं है। पर अंग्रेजों के लिए क्या थे जी? उग्रवादी थे कि यार ये आदमी गांधी की तरह नहीं आ रहा मांगने के लिए, ये तो बंदूक लेके आ रहा है हमें ठोकने के लिए। ठीक है जी। दूसरी बात, जो कश्मीर में लोग हैं, जो वहां की आजादी के लिए मांग करते हैं, वो क्या है उग्रवादी या आतंकवादी की? नहीं है वो। क्यों? उनका भी कोई पर्पस है, पर उस पर्पस के लिए उन्होंने बंदूक उठा ली है। पर क्या कश्मीर के लोगों के लिए उग्रवादी होंगे? नहीं, क्योंकि वो तो उनके लिए ही मांग कर रहे हैं। दैट इज वाई जो डेफिनेशन होती है इंसर्जेंट्स की, आतंकवादियों की, वो चेंज होती जाती है रेफरेंस के आधार पर। जो आतंकवादी हैं जो भारत के लिए, क्या वो पाकिस्तान के लिए आतंकवादी हैं? नहीं, वो पाकिस्तान में समाज क्या है? सेवक हैं, समाज सेवी। यहां वो बम फोड़ते हैं और पाकिस्तान में वो लोगों को खाना खिला रहे होते हैं, सफेद कपड़ा पजामा, कपड़े कुर्ता पहन के गली में दिख रहे होते हैं, समाज सेवी हैं। और बड़ी बात नहीं, यही लोग जो आतंकवादी भारत में आतंक फैलाते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर में चुनाव जीत सकते हैं। एक फिल्म आई थी धुरंधर, देखिए आपने? किसने देखी फिल्म धुरंधर भाई? उनको मेडल दूंगा मैं। हाँ? किसने देखी है? सिर्फ एक देख पाए, बाकी लोग क्यों नहीं देख पाए जी? आजकल मिल जाती हैं फ्री में, है ना? तो उस फिल्म के अंदर जो अक्षय खन्ना है, जो बड़े फेमस हुए, तो अक्षय खन्ना कुछ और नहीं, इंडिया में क्या फैला रहा है? टेररिज्म। समझे आप? और चूंकि इंडिया में वो टेररिज्म फैला रहा है, तो पाकिस्तान में हीरो है वो। तो जो इंडिया को तंग करे वो पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? हीरो हो जाएगा। तो उसने भी पाकिस्तान से चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है और वो जीत भी गए। तो ऐसा ही होता है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि जो इंसर्जेंट्स है, मैंने उग्रवादी हैं, ये इनके खिलाफ ऑपरेशन बरखाने चलाया गया था। अब ये जो उग्रवादी हैं, ये कहां कहां से निकलते हैं, हम इनकी सारी बात करेंगे, मगर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था? उग्रवादियों को समाप्त करने का एक ऑपरेशन। क्या आपने लिखा जी? यह ऑपरेशन उग्रवादियों को समाप्त करने का था। अगली बात, यह ऑपरेशन कब चलाया गया था? 2014 में। यह ऑपरेशन 2014 में चलाया गया था। दिस ऑपरेशन वाज स्टार्टेड इन 2014। जो मैं कहूंगा बस वही लिखेंगे आप। ठीक है जी। नाउ अगली हम बात लिखेंगे कि ये ऑपरेशन कहां चलाया गया था। तो अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के अंदर। साहेल क्षेत्र माने साहेल रेगिस्तान वाला क्षेत्र। ये अफ्रीका के साहेल रेगिस्तान वाले क्षेत्र में चलाया गया था। दिस वाज स्टार्टेड इन अफ्रीका साहेल रीजन। साहेल क्षेत्र में चलाया गया था। ठीक है जी। अगली बात, ये जो ऑपरेशन है ये फ्रांस की आर्मी के द्वारा चलाया गया था अगेंस्ट कुछ इस्लाम धर्म के ग्रुप्स हैं वहां पे जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ। तो लिखिए, इंग्लिश वाले सेम लिखेंगे यहां तक, और हिंदी में लिखेंगे कि यह ऑपरेशन फ्रांस की सेना के द्वारा इस्लामिक उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया था। इस्लामिक उग्रवादियों के खिलाफ चलाया गया था। अगली बात, ये ऑपरेशन किन किन देशों में चला? तो बुर्किना फासो, चैड, माली, मोरितानिया और नाइजर,
क्या ये वही क्षेत्र हैं जहां पे सहेल रेगिस्तान है? हाँ है। देखिए सहारा रेगिस्तान के बिल्कुल बगल में रेगिस्तान कौन सा है? सहेल रेगिस्तान। तो ये बुर्किना फासो, चैड, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, ये सारा इन क्षेत्रों में वो, इन देशों में वो चलाया गया था। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, समझा आप? डन, लिखा जी। चलिए बढ़िया, हो गई जी यहां तक? चलिए यहां तक आपने लिख लिया है। अब बाकी एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सहेल रेगिस्तान इत्यादि। अफ्रीका की जो महान ग्रीन वॉल है, द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, क्योंकि यहां रेगिस्तान, नीचे रेगिस्तान, बीच में खाली क्या है? अच्छी भूमि जहां पे पेड़ पौधे उगते हैं। देख पा रहे हैं आप? ये बीच में क्या है जी? ये बीच में एरिया है जहां खेती हो सकती है, जहां पेड़ पौधे हो सकते हैं। इसके ऊपर रेगिस्तान, इसके नीचे रेगिस्तान। तो ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि अफ्रीका की स्थिति क्या है कि यहां बंजर ऊपर वाला एरिया और नीचे यहां वाला एरिया बंजर, एरिया बंजर है। जब बंजर एरिया होंगे तो लोगों को खाने को कहां से मिलेगा? क्या यही कारण है कि अफ्रीका एक गरीब जो है वो कॉन्टिनेंट है? बिल्कुल होगा। खेती की कोई साधन ही नहीं है, खेती के कोई मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये अफ्रीका में है, अफ्रीका का बगड़ा बिगड़ा हुआ ये दृश्य है। और कोशिश सरकारों की हो रही है कि जो इस तरफ के रेगिस्तान है उनको भी थोड़ा हरा भरा किया जाए, इस तरफ के रेगिस्तान को हरा भरा किया जाए। ठीक है जी। तो चलिए इसमें मैं चाहूंगा कि फटाफट से आप कुछ चीजें लिखें। तो लिखिए इसके अंदर जी, फर्स्ट पॉइंट, दिस वॉल इज इन अफ्रीका। ये ग्रीन वॉल अफ्रीका में है और लगभग 8,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैली हुई है। एंड इट इज स्प्रेड इन ऑलमोस्ट 8,000 किलोमीटर एरिया, और लगभग 8,000 किलोमीटर लंबे क्षेत्रों में फैली हुई है। इट इज स्प्रेड अराउंड 8,000 किलोमीटर एरिया। अब इसमें पॉइंट क्या है ना कि पहला हमारा टारगेट क्या है कि 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के विस्तार, मतलब 8 किलोमीटर और इसे चौड़ा करने का प्लान हो रहा है। इसको 8-8 किलोमीटर करते करते बढ़ाना हमने इसमें। ठीक है जी। देखिए द प्लान इज, मैं जो बोलूंगा वो लिखेंगे जी। द प्लान इज टू स्प्रेड दिस वॉल 8 किलोमीटर बोथ साइड्स। इसका उद्देश्य इस दीवार को 8 किलोमीटर दोनों तरफ से चौड़ा करना है। टू स्प्रेड 8 किलोमीटर ऑन बोथ साइड्स। 8 किलोमीटर दोनों ओर से चौड़ा करना है। जो बोलूंगा वो लिखेंगे, बाकी आलतू फालतू चीज हम नहीं लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, डन, बाकी बात नहीं। अब साहेल और सहारा, आप जानते हैं सहारा आ गया, नीचा के पास क्या आ गया जी? साहेल वाला क्षेत्र आ गया। तो साहेल और सहारा में कितने देश आते हैं? 11 देश आते हैं। तो मैंने ये जो परियोजना है वो 11 देशों के लिए बनाई गई है। दिस इज फॉर 11 कंट्रीज। ये 11 देशों के लिए बनाई गई है। ये 11 देशों के लिए बनाई गई है। दिस इज फॉर 11 कंट्रीज। इनके नाम क्या है? जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया। मैंने ऊपर आपको नाम लिखवाए थे वो छाप दीजिए। एक्स्ट्रा जो भी नाम है वो यहाँ शायद एक्स्ट्रा कुछ होगा भी नहीं। 11 देशों के नाम है, फटाफट से छापिए इसे, टाइम इज लेस। कि यह परियोजना कहां है, इसे फटाफट से आप छापिए।
हो गई जी, सही है, बढ़िया। अब देखिए कलहारी डेजर्ट, रेगिस्तान लिख रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डाल देते हैं हेडिंग की माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। जहां जहां अफ्रीका में पर्वत हैं, आप जानते हैं अफ्रीकन एलिफेंट बहुत फेमस है जी। अफ्रीका किसके लिए फेमस है? एलिफेंट के लिए बहुत फेमस है। अफ्रीका इज फेमस फॉर एलिफेंट्स, कम ऑन। तो माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका माने अफ्रीका के पहाड़ या पर्वत। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? किलीमांजरो पर्वत, तंजानिया का। तंजानिया का किलीमांजरो पर्वत, आई थिंक ये सबको मालूम होगा। मैंने लास्ट टाइम भी लिखवाया था आपको किलीमांजरो, और मैंने कहा था कि एग्जाम में बस ऐसे ही आ रहा है कि किलीमांजरो पर्वत जो है वो कहां है? तो अफ्रीका में है, मालूम है सबको, पर किस देश के अंदर है? तंजानिया। ये पता होना चाहिए कहां है जी, तंजानिया में, ये पता होना चाहिए। तंजानिया में, सही है। चलिए, अब ये तंजानिया के अंदर है और केनिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है। कीनिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये तंजानिया के अंदर। ठीक है जी, तंजानिया के अंदर ये किलीमांजरो पर्वत है, और ये जो कीनिया है उसके बिल्कुल क्या है? बॉर्डर। माउंट किलीमांजरो देखिए यहां पे है, और इसकी पीक है 5895 मीटर की। सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहां पे है। इसके बगल में कौन सा देश है? तो कीनिया है। अब अपना जो ये पर्वत है इसे रूफ ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ठीक है जी, माने अफ्रीका की छत, क्योंकि सबसे ऊपर यही है अफ्रीका में, और नीचे तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। देखिए, इसे अफ्रीका की छत भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रूफ ऑफ अफ्रीका। इसे अफ्रीका की छत भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ अफ्रीका। ठीक है जी, और किली भी कहते हैं। सबसे बड़ा माउंटेन है अफ्रीका का। ठीक है जी। अब कीबो को भूलेंगे नहीं आप। कीबो, कीबो क्या है यहां पे? कीबो यहाँ की सबसे ऊंची क्या है? पर्वत चोटी। किसकी? किलीमांजरो पर्वत की। किलीमांजरो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कीबो। और कीबो की हाइट कितनी है? 5895 मीटर। तो 5895 मीटर की ऊंचाई कम नहीं होती। समझे आप? समझे भाई? चंबा की 1200 के बराबर है, कांगड़ा की 15, धर्मशाला की 1500 के बराबर है, और लगभग अगर 2000 मीटर ऊपर निकल जाए ना तो वहां बर्फ पड़ जाती है। समझा आप? ये तो बहुत ज्यादा है। इज इट डन? क्या ये हो चुका? चलिए, तो इतनी सी बात है अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका के ऊपर और कुछ डिस्कस करने को नहीं है। जो डिस्कस करेंगे हम बाद में एमसीक्यूज में कुछ लगा लेंगे। बाकी बहुत पढ़ने का यहाँ बेनिफिट नहीं है, जितना पढ़ लिया उतना काफी है। और कल से यूरोप स्टार्ट हो जाएगा, और यूरोप को अगले, आज दिन कौन सा है? बुधवार है। तो यस इट इज। तो अगले 3 दिनों के अंदर यूरोप को मैं लगभग 70% निपटा दूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि इस महीने के अंदर हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो समाप्त कर चुके होंगे, विद रिवीजन, विद प्रॉपर एमसीक्यूज। डन। लीजिए, ब्रेक लीजिए।